डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे होता है? डिस्काउंट व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तथा टैली में इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, टैली में इसको कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट को छूट, बढ़ता या कटौती कहा जाता है। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? व्यापारी किसी भी व्यक्ति को डिस्काउंट क्यों देता है? अपने कस्टमर को डिस्काउंट क्यों देता है? छूट क्यों देता है? छूट इसलिए दिया जाता है कि सेल को बढ़ा सके। व्यापारी सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट से क्या होता है? उसकी सेल बढ़ जाती है। कोई भी व्यापारी यदि डिस्काउंट देगा तो लोग वहाँ पर जाकर तुरंत सामान खरीदना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वहाँ पर सामान हम जाकर आसानी से ले लेंगे, तो हमको कुछ पैसे की बचत हो जाएगी। तो लोग बचत करना चाहते हैं। और व्यापारी क्या चाहता है कि अपना सारा का सारा सामान, सारा का सारा माल सेल कर दे और जो भी प्रॉफिट हो उसको हम प्राप्त कर लें। यानी किसी भी सामान को वह रोकना नहीं चाहता है। वह क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। थोड़ा कम पैसे में सेल कर ले या जैसे भी सेल हो, ठीक है। तो छूट देना एक प्रथा है, शुरू से चली आ रही है। कोई भी व्यापारी किसी भी ग्राहक को छूट दे सकता है। छूट क्यों दिया जाता है? इसका वही कारण है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री ज़्यादा होगी। यदि कहीं पर छूट शब्द सुनाई देता है तो ग्राहक वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। छूट को बट्टा भी कहते हैं और कटौती भी कहते हैं। डिस्काउंट इंग्लिश में शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छूट, बट्टा या कटौती। ठीक है। तो यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी व्यापारी को छूट क्यों देना पड़ता है? अपने सेल को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए छूट प्रदान किया जाता है। क्योंकि छूट की एंट्री हम लोग अपने कॉपी में, अपने लेजर में करते हैं और कुछ ऐसे भी छूट हैं जिसका हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से छूट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करते हैं और कौन कौन सी छूट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्काउंट के प्रकार। डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं? डिस्काउंट दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कहीं कहीं बुक में स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है, तो वो व्यापारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी दे सकता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से दो ही डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? या इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नकद छूट। छूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक छूट और दूसरा क्या होता है? नकद छूट। व्यापारिक छूट क्या होता है? जो सबके लिए होता है। व्यापारिक छूट सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह सबके लिए समान होता है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट, किसी को भी व्यापारी चाहे तो दे सकता है, यदि चाहे तो नहीं भी दे सकता है। अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे हमने 10,000 रुपये का सामान सेल किया, 10,000 रुपये का सामान सेल किया और उस पर हमने लिख दिया 5% का डिस्काउंट। 5% का कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। 5% का व्यापारिक छूट। तो 10,000 का 5% अब जब निकालेंगे, 10,000 का 5% निकालने का क्या फार्मूला है? हम 10,000 का 5% निकालते हैं, 5 और यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हुआ? 500। 10,000 का 5% छूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपये आ गया। यानी यह व्यापारिक छूट सबके लिए है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति सामान खरीदेगा, ठीक है, यदि ग्राहक है, ऐसा परिचित ग्राहक हो या परिचित कोई भी अगर परचेज कर रहा है सामान, अगर व्यापारी सेल कर रहा है तो वह क्या करेगा? सबको 500 रुपये की छूट देगा उस सामान पर। तो इसका रेट कितना हो जाएगा? 10,000 में से 500 जब हम माइनस करते हैं तो इसका रेट हो जाएगा 9,500 रुपये। 9,500 रुपये का ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट करके सामान का मूल्य हो जाएगा। कहीं कहीं पर जो व्यापारी होते हैं वह लुभावना करने के लिए, यानी लोगों को ज़्यादा लुभावन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए
50+50 डिस्काउंट देते हैं। 50+50 डिस्काउंट, 50+50 डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि टोटल फ्री नहीं होता है। 50+50 डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, फ्री नहीं। ऐसा नहीं है कि 50+50 का मतलब पूरा का पूरा जीरो बैलेंस पर पैसा सामान देगा, यानी एकदम फ्री ले जाइए आप, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग समझते हैं कि 50+50 डिस्काउंट कैसे होता है। जैसे हम 10,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग 50% डिस्काउंट निकालते हैं। 50% डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह हो जाएगा 5,000 रुपये का सामान। सामान कितना हो गया, 5,000। पहला जो 50 है उससे जब हम हाफ किए हैं, जब उसका निकाले हैं परसेंटेज, तो सामान का मूल्य कितना हो गया, 5,000। अब जब दोबारा हम इसको 5,000 को 50% निकालेंगे तब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2,500 रुपये का सामान। यानी 50+50 अगर कोई कहीं पर लिखा हुआ है डिस्काउंट, तो इसका मतलब कि उसका मूल्य जीरो नहीं है। उसका मूल्य को उसके रेट को हम लोग 2 बार 50+50 करेंगे। एक बार डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, फिर वो जो डिस्काउंट निकलेगा उससे हम लोग दोबारा 50 वाला डिस्काउंट निकालेंगे। तो 10,000 का सामान हुआ तो उसका रेट कितना हो गया, 2,500 रुपये। उसका रेट कितना हो गया, 2,500 रुपये उसका रेट हो गया। 10,000 के सामान का रेट कितना है, 2,500 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यह एक ट्रेड डिस्काउंट है। इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं क्योंकि यह सबके लिए समान है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सबके लिए समान है। परसेंटेज पर आधार पर या किसी भी के आधार पर हम लोग किसी भी सामान को अगर डिस्काउंट दे रहे हैं या व्यापारी किसी को डिस्काउंट छूट दे रहा है तो सबके लिए है, तो एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह क्या है, किस प्रकार का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट हम जब देखते हैं तो वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट व्यापारी किसी को भी दे सकता है, किसी को नहीं भी दे सकता है। जैसे उसी तरह से अगर हम लोग 10,000 रुपये का सामान हमने कहीं पर खरीदने गए, कहीं पर हम लोग 10,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं तो व्यापारी हमको 500 रुपये का छूट दे दिया। उसमें 500 रुपये का छूट क्या हुआ, हमको मिल गया। 500 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल गया। 10,000 में से 500 रुपये जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 9,500 रुपये का क्या हो गया, सामान हो गया। 10,000 का रेट है, 500 रुपये व्यापारी ने छोड़ दिया तो कितना हो गया उसका, 9,500 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला। तो यदि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट पेड लिखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। इतना हमको डिस्काउंट मिल रहा है, 500 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तब इसकी एंट्री हमको करना पड़ेगा। व्यापारी अगर हम हैं तो हम उसको यदि किसी व्यक्ति को 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो और दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के नाम पर हमको 500 रुपये का डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। और यदि हमको कभी डिस्काउंट मिलेगा तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और यदि किसी को हम लोग डिस्काउंट देंगे, यानी कोई हम सामान बेच रहे हैं, हम यदि बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अगर सेल कर रहे हैं तो यदि हम किसी को 1,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये का सामान है तो 1,000 रुपये का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पेड। ये हो जाएगा डिस्काउंट पेड। दो चीज़ें हैं इसमें डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव। इसमें डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट दिया भी जाता है। डिस्काउंट हम लोग देते हैं, डिस्काउंट हम लोग रिसीव भी करते हैं। इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में, अपने अकाउंट के बुक में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। हम लोग अगर टैली पर कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। ये जो है डिस्काउंट हम शो कराएंगे। ये डिस्काउंट का लेजर बनेगा टैली में, इसका डिस्काउंट का लेजर बने, इसका बनेगा इनडायरेक्ट इनकम। इसका ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो एक भी लेजर बनाकर केवल डिस्काउंट करके भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यदि हम डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव 2 अलग अलग लेजर बना रहे हैं तो हमारे लिए उसको डिफाइन करना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
डिस्काउंट रिसीव को किस ग्रुप में डालेंगे, टैली के किस ग्रुप में, इनडायरेक्ट इनकम, और डिस्काउंट पेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डालेंगे। तो ये जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में दर्शाएंगे। हम अब इससे हमारे बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करेंगे क्योंकि यह सबके लिए है, ठीक है। इससे व्यापार में ये बैलेंस शीट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करते हैं, इसलिए हमको शो करना पड़ेगा कि हमने किसको कितना छूट दिया है। हमने किसी को बेचा है तो हम अपनी बुक में क्या करेंगे, डिस्काउंट पेड के लिए एंट्री करेंगे, और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है वह अपने बुक में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करेगा। डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव दोनों जो हैं कैश के साथ ही आते हैं। यदि डिस्काउंट क्या है, डेबिट है, तो कैश भी डेबिट होगा, और यदि डिस्काउंट क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग दोनों क्या करेंगे, साथ में रखते हैं। डिस्काउंट और कैश दोनों एक साथ रहेंगे। अपोजिट में दूसरा कोई लेजर रहेगा, अपोजिट में दूसरा कोई अकाउंट रहेगा, लेकिन डिस्काउंट पेड यदि डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा, डिस्काउंट पेड यदि क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है। हमको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम कोई सामान सेल करेंगे, ठीक है। तो हमको डिस्काउंट हम कोई सामान अगर परचेज करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, और यदि हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे। यदि हम लोग वाउचर की बात करें तो परचेज करते समय हम लोग इसको, यदि कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर F5 में करते हैं। परचेज करने के लिए पेमेंट वाउचर F5 में एंट्री हम लोग करते हैं। पेमेंट का जो है वाउचर नंबर फंक्शन की क्या है, F5 है, और रिसीव का क्या है, रिसीव का F6 होता है, ठीक है। डिस्काउंट कब आएगा, यदि हम डिस्काउंट ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव कब करेंगे, जब हम कोई परचेज करेंगे। यदि कोई सामान परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव हम किस में दिखाएंगे, पेमेंट में, या डिस्काउंट पेड अगर हम कर रहे हैं तो हम किस में दिखाएंगे, रिसीप्ट में। हम लोग ये जान लें कि अगर डिस्काउंट डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा। हाँ, यदि हमने जितने दिन का टाइम दिया है उतने दिन में यदि यह नगद छूट वाला या कुछ भी अगर जो उनको जो मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको डिस्काउंट दे देते हैं। कि यदि कोई उधार हमने सामान ले गया, जैसे 10,000 रुपये का सामान उधार ले गया, हम उसको 500 रुपये अगर छूट दे देंगे तो वह समय पर हमारा क्या करेगा, पेमेंट दे देगा। इसलिए हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। अपने पेमेंट को लाने के लिए हम लोग एक प्रलोभन देते हैं, तो कोई भी ग्राहक उसको दे देगा। हमारा जो जितना भी है अमाउंट उसमें थोड़ा सा हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम उसको अपना जो भी बैलेंस है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया। डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट का क्या कार्य है, डिस्काउंट से क्या लाभ है, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, बिक्री की दर को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का प्रयोग करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री, कौन से डिस्काउंट की एंट्री हम लोग करेंगे, इस डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सबके लिए है। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। और कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करेंगे। हम दर्शाएंगे कि हमको डिस्काउंट मिला है, हम ये दर्शाएंगे कि हम डिस्काउंट दिए हैं। और एक चीज़ और है कि अगर डिस्काउंट डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा, और डिस्काउंट अगर क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको दूसरे टैली से संबंधित टॉपिक को बताऊंगा। अगर आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इस वीडियो से, तो आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन भी उससे पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं कि इसमें कैसे होगा।
इसमें कैसे हम दिखाएंगे और इसमें कैसे हम लोग डिस्काउंट को नहीं दिखाएंगे। हमने ये भी बताया है कि डिस्काउंट का आप एक भी लेजर बना सकते हैं और अलग अलग भी लेजर बना सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट पेड करके, या केवल डिस्काउंट का लेजर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अगर डिस्काउंट डेबिट होगा और फिर दूसरा डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ टेक्निकली टैली में सब कुछ मौजूद है। लेजर आप बना सकते हैं, आप को जो भी एंट्री करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। इसमें अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो केवल परचेज और कैश की एंट्री होगी, और इसमें हमने जो सामान खरीदा है तो परचेज, डिस्काउंट और कैश की एंट्री होगी। जैसे हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं आपके लिए कि सामान खरीदा यानी गुड्स परचेज, गुड्स परचेज कितने का है, 2500 रुपये का गुड्स परचेज हुआ है, 2500 है, 2500 रुपये का गुड्स परचेज हुआ है। ठीक है, इस पर अगर हम लोगों को 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 250 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जितना इसमें बचेगा उससे हम लोग एंट्री करेंगे। और इसमें अगर हम लोग अगर 2500 रुपये की अगर हम लोग कोई सामान परचेज कर रहे हैं और 250 रुपया अगर हमको माइनस कर रहा है, मिल रहा हो रहा है, तो हम इसकी भी एंट्री हम लोग अपने बुक में दिखाएंगे कि 250 रुपये का छूट हमको मिला है। तो हम लोग टैली में ग्रुप के बारे में जानेंगे कि टैली में ग्रुप कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी ग्रुप है, कौन उसके सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, टैली प्राइम में कितने ग्रुप होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टैली में ग्रुप के बारे में जानकारी। सबसे पहले ग्रुप के बारे में हम देख रहे हैं कि ग्रुप जो है 5 भागों में बटा हुआ है, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेज। ठीक है, अकाउंट्स में हम लोग यदि किसी तरह की का एंट्री करते हैं तो इन चारों से ही रिलेटेड या इन पांचों से ही रिलेटेड किसी न किसी ग्रुप में हम लोग कार्य करते हैं। टैली में, टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होते हैं और सब ग्रुप 13 पाए जाते हैं। ठीक है, उसी का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि टैली में ग्रुप कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टैली में पांच जो है मेन ग्रुप हैं, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेज। कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेज 5 मेन ग्रुप होते हैं। 5 मेन ग्रुप में कैपिटल में देखते हैं तो कैपिटल में 2 ग्रुप बने हुए हैं, कैपिटल में दो ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 मेन ग्रुप हैं। कौन कौन सा है, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो खुद कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप पाया जाता है। कैपिटल का मतलब पूंजी और रिजर्व मतलब रिजर्व जो अमाउंट रखा जाता है, और जब सरप्लस मतलब जो उसमें और जुड़ जाता है, उसको अगर हम लोग को लेजर बनाना होगा तो इन ग्रुप में रखेंगे। यदि कैपिटल का लेजर बनाना होगा तो कैपिटल के ग्रुप में हम उसको एंट्री करेंगे। जब भी टैली में कैपिटल के क्रिएट करेंगे, कैपिटल क्रिएट करने पर किस ग्रुप में रखेंगे, कैपिटल में रखा जाएगा। ठीक है, इसको रिटेन अर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, टैली में रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ग्रुप हैं, दोनों सेम हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी भी में ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर रिजर्व और सरप्लस में हम कोई लेजर बना रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप में रख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल का अगर लेजर बना रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कैपिटल में ही जाएगा। ठीक है, दूसरा है एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स ये भी क्या है, यह भी एक ग्रुप होता है। इन्वेस्टमेंट और इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टैली में मुख्य रूप से करेंट और फिक्स्ड एसेट के बारे में हम लोग जानेंगे, करेंट एसेट और
फिक्स एसेट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एसेट होता है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के रूप में अगर हम लोग कर रहे हैं एसेट, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक एसेट में ही जाकर जुड़ेगा। ठीक है। करेंट एसेट, करेंट एसेट कितने प्रकार के हैं, स्टॉक इन हैंड, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, स्टॉक इन हैंड। ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जो हमारा सामान है उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जो सामान रहेगा वह ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 31 मार्च को जो होगा वह क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक इन हैंड क्या है, एक एसेट है, एसेट है, करंट एसेट है, और ये किस में जाकर जुड़ेगा, एसेट में। ठीक है। इसके बाद कैश इन हैंड, यदि कैश आपके पास है, ठीक है, तो वह क्या है, एक प्रकार का करंट एसेट है, और लास्ट में कहाँ पे जुड़ता है, एसेट में जुड़ता है। ठीक है। तो यदि किसी को कैश का लेजर हम लोगों को बनाना होगा तो टैली में कैश का लेजर नहीं बनाते हैं, टैली में कैश का लेजर बना बनाया होता है। उसका ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड किससे जुड़ा है, करंट एसेट है, करंट एसेट किससे जुड़ा है, एसेट से। ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब यह भी एक प्रकार का करंट एसेट होता है। डिपॉजिट एसेट करंट एसेट है, यह कहाँ पर जुड़ेगा, एसेट में, यानी संपत्ति में जुड़ेगा। इसके बाद बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा क्या है, करंट एसेट है। बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट है, इसके बाद करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ये सारे क्या हैं, करंट एसेट में आएंगे। यदि बैंक में पैसा फिक्स किया गया है, वो भी क्या है, करंट एसेट में आएगा। बैंक किस में जुड़ा है, करंट एसेट में। करंट एसेट किससे जुड़ा है, एसेट से। ठीक है। इसके बाद है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर क्या होता है, वह व्यक्ति या वह संस्था जो हमसे कोई भी सामान लिया है और धन नहीं दिया है, या धन दिया है, या जिससे हमको धन लेना है, या हम किसी को उधार दिए होंगे। ठीक है। उधार यदि हम किसी को दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है। सन्ड्री डेब्टर का मतलब विविध, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, विविध, सन्ड्री डेब्टर विविध। ठीक है। कई प्रकार के, जैसे पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद कोई संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है। ठीक। इसके बाद है, तो ये हमारा क्या है, यह एसेट है, यह हमारा करेंट एसेट है, यानी हमने किसी को पैसा दिया है तो हमको पैसा देगा, वह हमारी संपत्ति है, वह हमारा पूंजी पड़ा हुआ है, संपत्ति पड़ा हुआ है। तो करंट सन्ड्री डेब्टर किस में जाएगा, करंट एसेट में। करंट एसेट किससे जुड़ा है, एसेट से। इसके बाद लोन एंड एडवांस। ठीक है। यदि किसी को हम लोन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं, एसेट दे रहे हैं, तो वह किस ग्रुप में जाएगा, करंट एसेट में। और करंट एसेट किससे जुड़ा है, एसेट से। इसके बाद लायबिलिटी का नंबर आता है। लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है, लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटी और लोन लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और लोन लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले होता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब दूरदर्शिता। यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मद बनाकर अगर हम धन रख रहे हैं, बड़ा कार्य है या छोटा कार्य है, तो उसके लिए अगर हम मद पैसा रख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब पहले से ही देखना, किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या हुआ, देखना, देखकर मन, देखने का मतलब क्या हुआ, उसमें धन अर्जित करना। ठीक है। नहीं तो कोई भी लायबिलिटी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अचानक हमको कोई भी कार्य करना होगा, ठीक है, तो हम उसको कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन का प्रयोग करते हैं। प्रोविजन किस में जुड़ता है, करंट लायबिलिटी में। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्स। जितने प्रकार के टैक्सेज हैं, जितने प्रकार की ड्यूटी है, सारे टैक्स क्या हैं, लायबिलिटी में जाएंगे। किस लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहाँ जुड़ेगी, लायबिलिटी में जाकर जुड़ती है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार होता है, जिससे हमने कोई धन लिया है तो क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा। तो उसको धन लौटाना हमारा क्या है, दायित्व है। ठीक है। इसलिए किस में जुड़ेगा, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी किस में जुड़ेगी, लायबिलिटीज में। ठीक है। ये हो गया लायबिलिटी। इसके बाद
लोन, लोन लायबिलिटी, जो लोन से है संबंधित। ठीक है, इसमें पहला क्या है, बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट या ओपन क्रेडिट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट अगर हम लोग यदि बैंक से लोन लेते हैं अपने अकाउंट से, तो अगर बैंक से लोन लिया है तो टैली में जब एंट्री करेंगे तो ओवरड्राफ्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओसीसी नियर अबाउट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो बैंक ओडी और बैंक ओसीसी में अगर हम लोग कोई लेते हैं, ओवर ड्राफ्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वह यहाँ पर इस ग्रुप में जाएगा। और वो कहाँ जुड़ेगा, लोन में। और लोन किस में जुड़ेगा, लाइबिलिटी में, यानी हमको वापस करना हमारा क्या है, दायित्व है। ठीक है, इसके बाद सिक्योर्ड लोन, बैंक हमको किसी सिक्योरिटीज के रूप में धन देता है, यानी कोई कागज हुआ या किसी के बदले, सामान के बदले अगर कहीं धन दिया जा रहा है, या किसी प्रकार का सोना चांदी के बदले अगर कोई लोन हमको दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या हुआ, जैसे किसी फ्रेंड है, रिलेटिव है, उससे अगर हम लोग कोई धन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ठीक है, बैंक से लेते हैं ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट पर, तो बैंक ओडी, बैंक सिक्योर्ड लोन, यदि हम कोई चीज़ रख कर हम लोग धन लेते हैं, लोन लेते हैं, तो सिक्योर्ड लोन। और बिना किसी गारंटी के या कुछ कागज या कुछ सामान के हम लोग लोन लेते हैं रिश्तेदार या फ्रेंड से, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। इसके बाद इनकम, इनकम क्या होती है, आय होती है। व्यापार में आय होती है, वह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेल के रूप में। यदि हम डायरेक्ट कोई आय कर रहे हैं तो किस में जाकर जुड़ेगा, इनकम में। यदि कोई सामान हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सामान सेल कर रहे हैं तो वो भी किस में जाकर जुड़ेगा, इनकम में। ठीक है, और इनडायरेक्ट अगर है, इनडायरेक्ट कोई अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं तो वो भी क्या जाएगा, इसमें इनकम में जाकर जुड़ेगा। डायरेक्ट इनकम बहुत कम होता है, ज़्यादातर इनडायरेक्ट इनकम ही हम लोग करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज क्या होता है, एक्सपेंसेज को व्यय कहते हैं। यह भी इसको भी तीन पार्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेज, यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, यदि हम कोई फैक्ट्री में, अगर हमारे पास फैक्ट्री है या यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो खर्च हो रहा है, वहाँ का बिजली का बिल या वहाँ का जो भाड़ा, ये सब क्या है, कोयला, गैस, ये सब जो चीज़ है वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसके बाद कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अभी एक प्रकार का एक्सपेंस ही करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जब फैक्ट्री से सामान दुकान पर आ जा रहा है, तो वहाँ पर जो भी हम लोग खर्च करते हैं वह क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, तो यह डायरेक्ट एक्सपेंसेज किस में जुड़ेगा, एक्सपेंसेज में। परचेज किस में जुड़ेगा, एक्सपेंसेज में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज किस में जुड़ेगा, एक्सपेंसेज में। टैली में डायरेक्ट एक्सपेंसेज को एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम को इनकम इनडायरेक्ट, ऐसे करके भी दी ग्रुप लिखा हुआ है। दोनों का कार्य क्या है, सेम है। जैसे इनकम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेज डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, ये जो ग्रुप हैं ये हम लोग लेजर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। टैली में मुख्य रूप से ये, अगर हम कहें कि अकाउंटिंग में कुछ मुख्य रूप से 5 ग्रुप पाए जा रहे हैं, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेज। कैपिटल का मतलब पूंजी, एसेट मतलब संपत्ति, लायबिलिटी क्या हो गई, दायित्व, और इनकम के लिए आय कहेंगे, और एक्सपेंसेज को व्यय कहेंगे। ठीक है, ये इसको ब्रांचेज है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें कैसे कैसे हम लोग इसको मतलब कि एक एक ब्रांच को कहाँ पर जाकर जुड़ रहा है, इसके बारे में आज हम लोग जाने समझे हैं। ठीक है, कि कौन सा ग्रुप किससे रिलेटेड है, कौन सा सब ग्रुप किस प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड होता है। टैली में जो 28 ग्रुप हैं वही ग्रुप में से हम लोग कोई भी लेजर बनाएंगे। उसी में यदि हम चाहेंगे तो टैली में अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग टैली प्राइम में नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके बारे में आज देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले टैली ओपन किया है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हुई है जिसमें लिखा हुआ है टैली प्राइम। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंपनी,
इसके बाद डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प, ये मेनू इसमें शो हो रहे हैं। और इनका शॉर्टकट भी दिया है, जैसे कंपनी का के, डेटा का वाई, एक्सचेंज का जेड, गो टू का जी, इम्पोर्ट का ओ, एक्सपोर्ट का ई, ईमेल का एम, प्रिंट का पी और हेल्प का F1। यहाँ पर नीचे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ ग्लो टू ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। यहाँ जब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं तो लाइसेंस लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन पाए जा रहे हैं। पहला कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इनमें चारों ऑप्शन में शॉर्टकट भी दिया है, जैसे पहले का टी, दूसरे का यू, तीसरे में आर है और चौथे में ए है। हम टैली को किसी भी मोड में ओपन कर सकते हैं। यदि हमारे पास लाइसेंस है तो हम लाइसेंस मोड में ओपन करेंगे, और नहीं तो स्टूडेंट हैं या हम सीखना चाह रहे हैं तो हम इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे। तो हम टैली को क्या करेंगे, एजुकेशनल मोड में ओपन करने के लिए टी का प्रयोग करेंगे, या माउस से क्लिक करेंगे या तो एंटर करेंगे, तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माउस से क्लिक कर रहा हूँ। माउस से क्लिक करने पर यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है। सेलेक्ट कंपनी में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट कंपनी, इसके बाद सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम क्या करना चाहते हैं, नई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाकर एंटर करेंगे। क्रिएट कंपनी जब एंटर करेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसको हमको फिल करना पड़ेगा। इस फॉर्म में सबसे ऊपर क्या दिया है, कंपनी डेटा पाथ, ये कंपनी का पाथ दिखा रहा है, कंपनी कहाँ पर सेव होती है। इसके बाद कंपनी नेम, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कंपनी का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बिमल कंप्यूटर, इसके बाद एंटर करेंगे। कंपनी का मेलिंग नेम वही रहेगा, बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। एड्रेस, एड्रेस में अगर हमने दे दिया HN128, इसके बाद एंटर कर रहे हैं तो एक और स्पेस आ जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सिविल लाइन, यानी पूरा आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, सिविल लाइन। इसके बाद नीचे मैंने लिख दिया बलिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर एक और स्पेस है, एक और टेक्स्ट बॉक्स है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो हम उसका पहला अक्षर का कैरेक्टर का पहला अक्षर प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा, या हम लोग माउस से हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको सेलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और नीचे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ उसको सिलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ गया। इसके बाद कंट्री अपने आप सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर पिन नंबर डालना चाह रहे हैं तो पिन नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने पिन नंबर डाल दिया G277001। इसके बाद टेलीफोन नंबर यदि है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं, मोबाइल नंबर, जैसे मैंने कोई मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, जैसे कोई मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगर फैक्स नंबर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये देखिए मोबाइल नंबर है। इसके बाद नीचे आते हैं तो क्या है, फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर अगला क्या है, ईमेल है, जैसे मैंने अपना ईमेल डाल दीजिए बिमल, एक मिनट मैंने इसको लोअर केस में डालूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बिमल कंप्यूटर @gmail.com, जैसे मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, वेबसाइट, यदि वेबसाइट डालना चाहते हैं डाल दीजिए, यदि वेबसाइट है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद एंटर करने पर कर्सर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम पर चला जा रहा है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और बुक बिगनिंग भी 1 अप्रैल से ही करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू होता है उसी डेट से हम लोग भी अगर अपनी एंट्री करना चाहते हैं तो अपना एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म होता है। इसके बाद एंटर करने पर बेस करेंसी सिंबल दिखा रहा है इंडिया का। इसके बाद एंटर करेंगे इंडियन रुपीज़, इंडिया रुपीज़ का दिखा रहा है। इंडियन नेशनल रुपया जो दिखा रहा है इसका नाम है फॉर्मल नेम। इसको एंटर करने के बाद
कंपनी आपका एक्सेप्ट पूछ रहा है, यस और नो। यस और नो के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, या तो मैं माउस से यस कर दिया तो एंटर कर देता। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी क्या हो गई, सक्सेसफुली बन गई। अब इसमें कंपनी का नाम दिया है, जैसे मैंने डाला था विमल कंप्यूटर। यहाँ पर शो मोल फीचर, यहाँ पर जब शो मोल फीचर को यस करेंगे तो पूरा का पूरा फीचर दिखाएगा, नो करेंगे तो फीचर कम हो जाएंगे। इसके बाद अब अगर आप ऑल फीचर को यस करेंगे तो टोटल का टोटल फीचर दिखाएंगे, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखते हैं ये कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एसेस, पेरोल और अदर्स, ये कई भागों में बटा हुआ है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पार्ट में बटा हुआ है। अकाउंटिंग संबंधी अगर फीचर है, सेटिंग है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। अनेबल बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं यस तो करिए, तो यस होगा तो होगा, नहीं तो नो नो कर दीजिए, नहीं करना है तो। अनेबल कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का यूज़ सैलरी वगैरह देने के लिए हम लोग करते हैं, पेरोल वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। यस करना है तो यस करिए, नहीं तो नो करेंगे तो नो होगा, यस करेंगे तो मांगेगा। कॉस्ट सेंटर कौन कौन से है आपके यहाँ। अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए मांगेगा, जहाँ पर एंट्री करेंगे वहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद इन्वेंट्री में क्या दिया है, इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री को यस करेंगे तो मेंटेन इन्वेंट्री होगा, या नहीं अगर नो करेंगे तो इन्वेंट्री ओपन नहीं होगी। इसके बाद दूसरा क्या है, मैं इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री ओपन करना चाहते हैं, या अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों ओपन करना चाहते हैं तो यस करेंगे तो दोनों ओपन होगा। यहाँ पर अनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट, यदि मल्टीपल प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अनेबल बैच, और अगर बैच अनेबल करना चाहते हैं तो अनेबल कर सकते हैं, इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह पूछेगा। इसके बाद जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में यस करना चाहेंगे तो जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को आप एंट्री करेंगे। इसके बाद कॉस्ट ट्रैकिंग को अगर एंटर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। जॉब कॉस्टिंग को अगर एंटर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। डिस्काउंट के लिए अलग कॉलम बनाना चाहते हैं इनवाइस में तो इसको यस करेंगे तो डिस्काउंट के लिए अलग कॉलम होगा। इसके बाद सेपरेट एक्चुअल एंड व्हील क्वांटिटी को डालना चाहते हैं अलग अलग इनवाइस में तो इसका प्रयोग करेंगे तो यस करेंगे तो अलग अलग आएगा। टैक्सेशन में जीएसटी अगर यस है तो यस कर देंगे, तो यहाँ पर पूछेगा पूरा कि हाँ आप जीएसटी क्या करना चाहते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यस करेंगे तो पूरा डिटेल पूछेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, टीडीएस अगर देना चाहें तो यस करेंगे तो टीडीएस हो जाएगा। टीसीएस देना चाहते हैं यस तो टीसीएस के बारे में एंट्री करना होगा। इसके बाद यदि वैट का प्रयोग जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वैट का यूज़ करना चाहते हैं तो वैट का प्रयोग करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, वैट का यूज अब नहीं हो रहा है। एक्साइज को यूज करना चाहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, तो यस करेंगे तो यस हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद सर्विस टैक्स ओपन करना चाहते हैं तो सर्विस टैक्स ओपन होगा। ऑनलाइन में क्या दिया है, ब्राउज़र से एक्सेस रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं, यस करेंगे तो ब्राउज़र रिपोर्ट एक्सेस करेगा। इसके बाद अनेबल टैली नेट सर्विस रिमोट एक्सेस सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, यस करेंगे तो ये भी दो कार्य होने लगेगा। पेरोल को करेंगे, पेरोल सेक्शन में मेंटेन पेरोल को यस करेंगे तो पेरोल एक्सेस हो जाएगा, पेरोल ओपन होगा, और पेरोल संबंधी जितने भी टैक्स वो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद अदर में क्या दिया है, अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, अगर एक से ज़्यादा एड्रेस यूज करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसके बाद मार्क मॉडिफाई वाउचर, यदि मार्क मॉडिफाई वाउचर को मार्क करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं यस तो कर दीजिए, नहीं तो इसी तरह से आप नो करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने जैसे मैंने एंटर किया, इसको क्या किया, एक्सेप्ट कराया। इसके बाद यहाँ पर आपका कंपनी शो होने लगा। देखिए यहाँ पर विमल कंप्यूटर नो वाउचर इंटर्ड, इसमें किसी प्रकार का वाउचर की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आसानी से हमने इसमें कंपनी को क्रिएट किया। इसमें कंपनी का जो है करेंट पीरियड दिखाएगा 1 अप्रैल और 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म होगा। यहाँ पर कंपनी का करेंट डेट दिखा रहा है फ्राइडे है 1 अप्रैल 2022। हम इसको चाहेंगे तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करके हम लोग 1 या 2 करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी
कैसी बनी है, एजुकेशनल मोड पर कंपनी हो रही है। यह एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम लोग इसमें डेट को फर्स्ट और सेकंड तक बदलते हैं, थर्ड इसमें नहीं आता है। आप लोगों को कैश और क्रेडिट, परचेज और सेल के बारे में बताऊंगा कि कोई भी परचेज और सेल कैसे किया जाता है, नगद या उधार। नगद हम लोग या तो कैश के द्वारा कर रहे हैं या तो बैंक के द्वारा, अगर हम चेक के द्वारा कर रहे हैं, या उधार यानी किसी को उधार हम लोग सामान खरीद रहे हैं या उधार सामान बेच रहे हैं किसी व्यक्ति को या किसी व्यापारी को। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जिससे पता चलेगा कि यह एंट्री हम लोग कैसे कर पाएंगे, और इसको हम लोग टैली और बीजी जैसे सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, कौन कौन सा लेजर इसमें हम लोग बनाएंगे, मुख्य रूप से कौन कौन से लेजर इसमें बने हैं, ये भी जानेंगे कि कौन कौन से लेजर रिजर्व लेजर होते हैं, जो पहले से बने बनाए लेजर होते हैं, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे पहला प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गुड्स परचेज, अमाउंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख दे रहे हैं 10,000। अब इसमें इस प्रॉब्लम में गुड्स परचेज बस लिखा हुआ है, गुड्स परचेज बस दिख रहा है, इसमें ये नहीं है कि यह कैश है कि क्रेडिट है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें न बैंक लिखा हुआ है न कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम या किसी कंपनी का नाम, दुकान का नाम, ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न ही उधार लिखा हुआ है, न ही किसी तरह का क्रेडिट लिखा हुआ है, न ही बैंक लिखा हुआ है, न कैश लिखा हुआ है। तो यदि यहाँ पर किसी का नाम नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, या कैश है, यानी इसका पेमेंट हो चुका है। यदि किसी का नाम रहेगा तो अब उसको हम जानेंगे यह उधार की एंट्री है। लेकिन जब किसी का नाम नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, नकद की एंट्री मानेंगे, यानी नकद सामान हमने नकद खरीदा, या तो कैश के द्वारा खरीदा या तो चेक के द्वारा। वो इसमें अगर बैंक लिखा रहता या पेड बाय चेक, अगर पेड बाय चेक लिखा रहता इसमें, इस प्रॉब्लम में रहता, तो हम लोग उसको बैंक से एंट्री करते। ठीक है, आगे जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और बैंकिंग की एंट्री टैली में और बीजी में कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, तो बैंक संबंधी पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज, गुड्स क्या हुआ, परचेज किया गया। ठीक है, क्या नकद है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नकद की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्रारूप खींचा है, आप लोग भी खींच सकते हैं प्रारूप, यहाँ पर ऐसे प्रारूप होता है, ये फॉर्म होता है जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम हम इसको करेंगे, यहाँ पर अगर हमने इस फॉर्म को बनाया तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर LYF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ये हमने एक फॉर्म बना दिया जिस फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, टैली पे एंट्री करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक में इसको एंट्री करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड्स परचेज 10,000, इसमें न किसी का नाम है, न कैश लिखा हुआ है, न बैंक लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग यह समझेंगे कि यह नकद की एंट्री है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर डेट दे रहे हैं 1 अप्रैल 2022। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, परचेज, सामान खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR। परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। जब हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं तो डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, डेबिट को हरदम ऊपर रखते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर पर करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट चेंज होता है। जैसे पेमेंट करेंगे तो डेबिट ऊपर रहेगा, रिसीव करेंगे तो डेबिट नीचे चला जाएगा, क्रेडिट ऊपर आ जाएगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन है, वो बदलता रहता है। लेकिन जब हम कॉपी पर एंट्री करते हैं, जब हम मैनुअली एंट्री करते हैं, जब हम अपनी बुक में एंट्री करते हैं,
तो डेबिट हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहता है। अब डेबिट वाले कॉलम में एल बाई एफ में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि लेजर फोलियो लेजर की पृष्ठ संख्या हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर डेबिट वाले में हम क्या लिखेंगे, 10,000 रुपया हम अमाउंट को लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये परचेज किया गया है, कितना, 10,000। और क्रेडिट क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000 रुपया हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगर नरेशन लिखना होगा तो हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय कैश या चेक, जो भी लिखना चाहेंगे। इसमें तो चेक दिया नहीं है, बैंक दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर इस एंट्री को हम लोग टैली पर करना चाहेंगे तो कैसे हम करेंगे, कौन कौन सा लेजर इसमें बनेगा। इसमें लेजर बनेगा ये परचेज का लेजर बनता है। परचेज का लेजर अगर हम बनाएंगे तो किस ग्रुप में जाएगा, परचेज का लेजर परचेज में ही जाएगा। इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज। और कैश परचेज अकाउंट, और कैश का लेजर क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कैश का लेजर जो है पहले से ही बना होता है। टैली में 2 लेजर रिजर्व होते हैं जो पहले से बाय डिफॉल्ट कंपनी बनते ही बन जाते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हमको बनाना नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेज का। लेजर बनाने के बाद हम इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर को हम लोग जानेंगे किस वाउचर में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो वाउचर जो होते हैं F4, F5, F6, F7, F8, F9, ये सारे क्या हैं, वाउचर हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश को दे रहे हैं, पार्टी को हम लोग कैश दे रहे हैं। ठीक है, कैश देने वाला जो वाउचर होता है, यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो किस वाउचर में होगा, पेमेंट वाउचर में। हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर, और उसका नंबर क्या होता है, F5। ठीक है, किस वाउचर में एंट्री करेंगे, F5। ठीक है, अगर हमने लेजर बनाया है तो हम ठीक है बना सकते हैं। अगर नहीं लेजर बनाया है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों को अगर लेजर छूट जाए तो डायरेक्ट वाउचर में कैसे आप बना सकते हैं। Alt+C का प्रयोग करके आप वाउचर में लेजर को बना सकते हैं। कभी कभी लेजर छूट जाता है तो हम लोग लेजर को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। गुड्स परचेज, सामान खरीदा गया। ठीक है, कितने का सामान है, 10,000 का सामान है। टैली में हम कंपनी बनाकर सबसे पहले परचेज का लेजर बनाएंगे, इसके बाद पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री हम लोग F9 में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में भी हम लोग इसकी एंट्री कर सकते हैं। चूंकि पेमेंट किया गया है, कैश पेमेंट किया गया तो इसलिए F5 में हम लोग दिखा दिए हैं। लेकिन चूंकि परचेज है इसलिए हम लोग परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। हम लोग दोनों में से किसी में भी एंट्री कर सकते हैं। आप जिसमें उचित समझे उसमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं। परचेज में कर लीजिए, ठीक है, या पेमेंट वाउचर में, क्योंकि कैश है पेमेंट में हो जाएगा, और परचेज है तो वो परचेज में चला जाएगा। दोनों वाउचर में से किसी भी एक वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। परचेज वाउचर में नगद और उधार दोनों की एंट्री होगी, लेकिन पेमेंट वाउचर में उधार की एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर गुड्स परचेज लिखा है, इसको हम कर दे रहे हैं गुड्स परचेज बाय मोहन राम, या मोहन कर दे रहे हैं, मोहन। गुड्स परचेज बाय मोहन, और ये 10,000 है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 40,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में
हमारा क्या हो गया, ये नंबर टू नंबर है, ये प्रॉब्लम कौन सा है, 2 नंबर है। ठीक है, हम अब इस प्रॉब्लम में किसी व्यक्ति का नाम आ गया है, कैश भी नहीं लिखा हुआ है, न बैंक लिखा हुआ है। अगर कैश लिखा रहता तो कुछ दूसरा होता है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, दुकान का नाम आने का मतलब कि यह उधार है, यह क्रेडिट की एंट्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम फिर उसी तरह से यहाँ पर फॉर्म ओपन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, और उसको लेजर वाउचर टैली पर कैसे करना है ये सब आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, पार्टिकुलर का मतलब होता है डिटेल, विवरण, ये सब होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 अप्रैल 2022। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, यह होगा परचेज अकाउंट DR। परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट रहता है। कुछ वैसी भी एंट्री होती है जो कभी कभी परचेज को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन परचेज ज़्यादातर क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट DR कितना अमाउंट है, अकाउंट DR अमाउंट है इसका 40,000। 40,000 अमाउंट जो है, ठीक है, डेबिट वाले में लिख देंगे। इसके बाद व्यक्ति का नाम, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, जिससे हम लोग खरीद रहे हैं उसको कहेंगे क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। उसमें हम लोग क्या पर लिख देंगे 40,000 रुपया क्रेडिट। अब इसके अकाउंट में 40,000 रुपया दिखाता रहेगा। जब 40,000 रुपये का पेमेंट हम कर देंगे तब इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नहीं पेमेंट किए रहेंगे तो 40,000 यहाँ पर हमारे खाते में या हमारी कंपनी में इसके खाते में दिखाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह उधार की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। अगर यहाँ पर आता है गुड्स परचेज बाय मोहन एंड पेड बाय चेक या पेड कैश, तब वो उधार की एंट्री नहीं रहेगा। भले नाम आ रहा है फिर भी वो उधार की एंट्री नहीं रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर नाम आ रहा है और कैश और बैंक कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधार की एंट्री समझ कर करेंगे और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज बाई, पार्टी का नाम दे देंगे बाई मोहन एंड कंपनी या जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं। नरेशन एक छोटा सा नोट्स होता है जो आपकी एंट्री को बताता है कि आपने क्या किया है। ठीक है, अब इसमें हमको लेजर बनाना है। इसमें हमको क्या करना है, टैली में जाएंगे, टैली में कंपनी बना हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, इसमें बनेगा परचेज का लेजर बनेगा, परचेज के ग्रुप में परचेज अकाउंट, और मोहन का बनेगा। क्योंकि मोहन से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं इसलिए इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। 2 लेजर हम इसमें, इस प्रॉब्लम के लिए हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज और क्या, ये मोहन एंड कंपनी जो भी हो। और इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज ही रहेगा। मोहन क्योंकि संस्था है या किसी दुकान है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको हम लोग सन्डी डेबिटर सन्डी क्रेडिटर में रख सकते हैं। ये आपस में चेंज हो सकता है, एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, आज डेबिट किया है वो आदमी तो कल क्रेडिट हो जाएगा। तो इस दोनों में से किसी एक में अगर हम डाल दे रहे हैं सन्डी डेबिटर या सन्डी क्रेडिटर तो सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम क्वेश्चन के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह क्रेडिट है या हमको सामान दे रहा है तो इसको किस में डालेंगे, सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। ठीक है, और चूंकि यह उधार परचेज की एंट्री है इसलिए हम इसको किस में डालेंगे, किस वाउचर में डालेंगे, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर का नंबर होता है F9। परचेज वाउचर का नंबर क्या है, F9। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नगद नहीं है, ये उधार की एंट्री है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट का यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से प्रॉब्लम है अगला तीसरा नंबर प्रॉब्लम। मैं अभी 2 प्रॉब्लम और आप लोगों को बता दूं।
इसी तरह का हमने परचेज का तो कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सेल का करेंगे। ठीक है, गुड्स सेल, क्या करेंगे इसको हम लोग, सेल, और अमाउंट लिख दे रहे हैं 50,000। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेट चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, हम डेट सबसे पहले बदल दे रहे हैं, यहाँ पर 3 अप्रैल हो जाएगा 2022, यहाँ पर इसको सीधा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया है कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, किसी भी परिस्थिति में सेल डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR, अमाउंट कितना है 50,000, और टू सेल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 50,000। यह क्या है, नगद है, नगद सामान हमने खरीदा है, तो किसी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, किसी दुकान का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, कैश का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग नहीं बनाएंगे। और सेल का लेजर किस में बनेगा, सेल में बनेगा, सेल का लेजर किस में बनेगा, सेल में। ठीक है, सेल का, और किस वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, वाउचर नंबर हम इसमें कर सकते हैं, रिसिप्ट, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, या सेल में, यानी F6 या F8 में हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। F6 किसका है, रिसिप्ट का है, और F8 किसका है, F8 सेल का है। ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम आप लोग को बता दें, आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग का है, गुड्स सेल 4 नंबर बाई, यहाँ पर हम अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, गोदरेज एंड कंपनी या गोपाल एंड कंपनी, 30,000, यानी इसको हम लोग 30,000 का सामान बेच रहे हैं। तो पार्टी का नाम जब आया है तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, या उधार की एंट्री है, हम फिर से इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग अमाउंट वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, नगद नहीं है, ये क्या है, उधार है। उधार की एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हम बताए हैं कि सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो किसको बेचा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिसको हमने सामान बेचा है उस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर डेट क्या हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 अप्रैल 2022। यहाँ पर करेंगे, इस कंपनी का नाम लिखेंगे, गोपाल एंड कंपनी, अकाउंट DR, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, नाम के आगे DR और अकाउंट नहीं भी लिखते हैं तो हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है ताकि आप समझें। ठीक है, डेबिट में जा रहा है, यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में 30,000। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, टू सेल, 30,000 इसमें आ जाएगा। 30,000 रुपया डेबिट वाले कॉलम में, 30,000 रुपया क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप नरेशन भी लिखना चाहेंगे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सेल टू गोपाल एंड कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लेजर क्या बनेगा इसका ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सा लेजर हम बना सकते हैं, इसमें 2 लेजर बनेगा, गोपाल एंड कंपनी, या किस में जाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स, और सेल को किस में डालेंगे, सेल को सेल के ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, सेल को सेल में, और सामान है ना, आदमी का नाम है, कंपनी का नाम है, संतरा का नाम है, सन्ड्री डेप्टर सन्ड्री क्रेडिटर वाले में हम लोग इसको डालेंगे। अब किस वाउचर में एंट्री होगा, वाउचर नंबर बताइए आप लोग, किस वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि F5 में कर नहीं सकते हैं क्योंकि पेमेंट इसमें नहीं है। F6 में रिसिप्ट मिल नहीं रहा है तो हम लोग F6 में भी नहीं कर सकते हैं। F7 जर्नल वाउचर है, जर्नल वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन जर्नल वाउचर में करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, हम समझ नहीं पाएंगे ये कैसा क्वेश्चन है। हम लोग इसको करेंगे F8 में,
यानी सेल वाउचर में। सेल वाउचर में हम इसको एंट्री करेंगे जिसका नंबर होता है F8। सेल वाउचर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे जिसका नंबर क्या है, F8 है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम बताया, सेल, परचेज, कैश या क्रेडिट, कैश या बैंक या क्रेडिट, चारों प्रॉब्लम आप लोग टैली में आराम से कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट टैली पर एंट्री करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल जान ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि हमारे बच्चे जो है कम से कम थ्योरी तो जान ले, तभी जाकर उनका प्रैक्टिकल भी लैब भी सही से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको परचेज और सेल के बारे में बताया, नगद और उधार के बारे में बताया। ठीक है, उसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा और किस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। कॉस्ट सेंटर के बारे में बताऊंगा, टैली में कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर का कैसे प्रयोग करते हैं, कॉस्ट सेंटर कैसे इनेबल करते हैं, कॉस्ट सेंटर को कैसे क्रिएट करते हैं और कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट सेंटर होता क्या है, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर जो है किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को संगठित रूप में दिखाना क्या कहलाता है, कॉस्ट सेंटर कहलाता है। जैसे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्सपेंसेज आर इनक्योर्ड अंडर वेरियस अकाउंट हेड। बहुत सारे अकाउंट हेड को आप संगठित रूप से एक साथ रख सकते हैं, उसी को कॉस्ट सेंटर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर फाइनेंशियल हो सकता है, कॉस्ट सेंटर मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर होता क्या है, कॉस्ट सेंटर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कई ट्रांजैक्शन को, यदि कई प्रकार का एक्सपेंसेज है उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमने कई लोगों को सैलरी से, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कई लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं तो उनको हम लोग डिटेल में डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी तक हम लोग अगर डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, नाम उसमें नहीं दिखाई देता, अगर किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो नाम हम उसमें नहीं देख पाते हैं। लेकिन कॉस्ट सेंटर एक ऐसा जगह है जहां पर हम लोग जिसको सैलरी पे कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं या किसी प्रकार का इनकम भी अगर हम लोग पे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं किसी को, तो हम उसमें जब भी वाउचर में एंट्री करेंगे तो नाम शो नहीं करेगा। नाम शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे, और सैलरी हम लोग नाम के आगे डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस बंदे का सैलरी इतना है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी कितनी है, लेबर है तो उसकी सैलरी कितनी है, सेल्समैन अगर हमारे पास कई हैं तो कई सेल्समैन का अलग अलग सैलरी होगा। हम उसको अलग अलग सैलरी को एक अलग अलग नाम से एक ही वाउचर में एंट्री करके देख सकते हैं कि हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री हम लोग कर सकते हैं, एक लेजर बनेगा, सैलरी का एक ही लेजर बनेगा, लेकिन उसमें हम लोग कई कॉस्ट सेंटर में क्या करेंगे, नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालकर हम लोग उसमें कॉस्ट सेंटर की एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग सैलरी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। वेरियस अकाउंट हेड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। अब बात हुई कॉस्ट सेंटर कैसे एनेबल होता है, कॉस्ट सेंटर कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। कॉस्ट सेंटर को सबसे पहले एनेबल करते हैं, सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। कैसे कॉस्ट सेंटर डिस्प्ले होगा, टैली में जब भी आप लेजर वगैरह ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट सेंटर शो नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहाँ पर जाएंगे, F11 में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर को अगर हमको अनेबल करना है तो गेटवे ऑफ टैली में जो डिस्प्ले है, मेन डिस्प्ले, टैली का मेन डिस्प्ले में किस में जाएंगे, F11 फीचर होता है जिसमें हम लोग जाएंगे। F11 जब प्रेस करेंगे तो उसका पूरा का पूरा फीचर ओपन होगा, जिसमें कई सेक्टर हो गए, कई पार्ट में बचा होगा। जैसे अकाउंटिंग होगा, इन्वेंट्री होगा, टैक्सेशन होगा, प्रिंटिंग होगा, तो कई पार्ट में वो बटा होता है। उसमें हम लोग अकाउंटिंग में जाएंगे, किस हेड में जाएंगे,
अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वाले पार्ट में जाएंगे। अकाउंटिंग वाले पार्ट में जाकर किस पर क्लिक करेंगे, अनेबल कॉस्ट सेंटर। अनेबल कॉस्ट सेंटर पर यस, यानी यहाँ पर यस करेंगे, नो रहेगा। अगर आपने कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया है तो वहाँ पर वह अनेबल कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। जब F11 करेंगे और अकाउंटिंग वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पर अकाउंटिंग संबंधी चीज़ों को रखा हुआ है, वहाँ पर अनेबल कॉस्ट सेंटर को जब यस करेंगे और नीचे लाकर सेव करेंगे, जब वहाँ पर हमने फीचर को सेव किया, अगर सेव नहीं करेंगे तो नो रह जाएगा। हम जब उसको यस करके सेव करेंगे, सेव करने के बाद वह कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इसके बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जहाँ पर हम लोग लेजर बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग को कॉस्ट सेंटर डिस्प्ले होगा। वहाँ पर हम लोग कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। वहाँ पर जब एंटर करेंगे तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए विंडो ओपन होगी, जिसमें हम लोग यदि किसी का नाम डालना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर में हम लोग नाम डाल सकते हैं। यानी यदि हम 5 लोगों को सैलरी पेड कर रहे हैं तो पाँचों का नाम कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर, पाँचों का नाम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में एंट्री करेंगे। बारी बारी से, एक साथ एंट्री नहीं करेंगे, बारी बारी से कॉस्ट सेंटर में नाम को एंट्री करेंगे। इसके बाद जब हम पेमेंट करने रहे हैं, यानी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो जब सैलरी का लेजर बना रहे हैं तो वहाँ पर लेजर बनाते समय कॉस्ट सेंटर को यस करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर वहाँ पर अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। जब कॉस्ट सेंटर यस रख रहेगा तब जाकर यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ओपन होगा। यदि सैलरी हमने पेड की करना है तो सैलरी के लेजर में हमको कॉस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा, तब जाकर जो भी हमने कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है वहाँ पर आएगा। यदि मान लीजिए कोई आपने लेजर बनाया, उसमें कॉस्ट सेंटर की एंट्री करना है और कॉस्ट सेंटर को लेजर बनाते समय आपने नो किया है, यस नहीं किया है, तो वहाँ पर कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेजर बनाते समय हम कॉस्ट सेंटर को यस कर लेंगे और यहाँ से जब हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, जब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे तो जब वाउचर में जाएंगे तो वहाँ पर अगर लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक वह जिसमें ओपन रहेगा कॉस्ट सेंटर वहाँ पर शो करने लगेगा, यानी वह एंट्री के लिए मांगेगा। यानी वह बिना कॉस्ट सेंटर डाले वह आगे एंट्री नहीं बढ़ेगी। पर यहाँ पर अगर सैलरी आप पेड कर रहे हैं, सैलरी जब डाल रहे हैं, यानी अगर 50,000 सैलरी है, सबकी 10-10 हज़ार सैलरी है, तो सबके नाम को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और सबका अमाउंट हम उसमें एंट्री करेंगे, तब जाकर कॉस्ट सेंटर की एंट्री हो पाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या है, वेरियस अकाउंट हेड को एक साथ एंट्री करने के लिए या तो एक्सपेंसेस में यूज करेंगे या तो इनकम में यूज करेंगे। यदि कई लोगों से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। नाम कॉस्ट सेंटर में उनका नाम डाल देंगे और वहाँ से हम जब अगर इंटरेस्ट है तो अगर लेजर बनाए हैं तो वहाँ पर हम यस कर देंगे, तो यहाँ से यह ओपन हो जाएगा। यदि कई जगह से हमको रेंट मिल रहा है तो सारे रेंट, जितने भी जो रेंट देने वाले लोग हैं, सबका नाम हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में डालेंगे। कॉस्ट सेंटर में नाम पड़ेगा। इसके बाद हम रेंट जो लेजर बनाए हैं वहाँ पर यस करेंगे, तब जाकर हम लोग उसको एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कई प्रकार के ट्रांजैक्शन को एक साथ हम लोग दिखा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ओपन करने के लिए, अनेबल करने के लिए क्या कहाँ पर जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में F11 में किसके पार्ट में जाएंगे, अकाउंटिंग के जो पार्ट है उसमें जाएंगे और अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे। कॉस्ट सेंटर अब दिखेगा कहाँ पर, कॉस्ट सेंटर दिखेगा गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जब जाएंगे वहाँ पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ओपन रहेगा। जब आप यहाँ से अनेबल करेंगे तभी कॉस्ट सेंटर शो करेगा, नहीं तो कॉस्ट सेंटर शो नहीं करेगा। वहाँ पर हम लोग कॉस्ट सेंटर में जितना भी नाम डालना चाहें या कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहें या जो भी आप बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। आप कॉस्ट कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट सेंटर स्टोर होगा। जैसे हमने लेबर का बना दिया कैटेगरी, तो उसमें जितने भी लेबर रहेंगे सबका कॉस्ट सेंटर बनेगा। यदि हमने
टीचर्स का बनाया तो जितने भी टीचर रहेंगे उसका यहाँ पर कैटेगरी रहेगा, ठीक है, उनका नाम कॉस्ट सेंटर में जाएगा। यदि आप कॉस्ट कैटेगरी नहीं बनाते हैं तो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर किस में जाएंगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में, ठीक है, वो प्राइमरी में ही जाकर सेव होंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर किसी भी ट्रांजेक्शन को, कई हेड को हम लोग एक साथ एंट्री करने के लिए बनाते हैं। उसको अनेबल करने के लिए F11 में यहाँ पर यस करना पड़ता है, तथा अगर उस कॉस्ट सेंटर बनाना है तो हमको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में जितना भी नाम एंट्री करना है हम लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस लेजर में इसको यूज करना है उस लेजर में कॉस्ट सेंटर को यस होना जरूरी है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, कुछ भी देना चाहें आप उसको दे सकते हैं, अपने नाम से बना लीजिए, सुरेश एंड कंपनी। इसके बाद यहाँ पर मेलिंग नेम, आप मेलिंग नेम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं यहाँ का एड्रेस, जैसे सिविल लाइन एड्रेस है, सिविल लाइन बलिया हम लोग का एड्रेस है, हम इसको डाल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हम लोग का स्टेट है यूपी, तो यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड अगर डालना है तो हम पिन कोड यहाँ का डाल देते हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है, मोबाइल नंबर वगैरह भी आप जो भी डालना चाहेंगे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहे तो छोड़ देंगे। फैक्स अगर है तो फैक्स डाल दीजिए। ईमेल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह पड़ गया है। वेबसाइट अगर हम डालना चाहते हैं तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल 2020, और बुक बिगिनिंग भी हमारा कब से है 1 अप्रैल 2022 से। इसके बाद इसको अनेबल एडिट लॉग को नो करते हुए सिक्योरिटी अभी नहीं डालेंगे, इसको नो रखेंगे। इंडियन रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे यस। इसके बाद इंडियन नेशनल रुपीज़ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद सिंबल को सफिक्स को नो करते हुए स्पेस बिटवीन सिंबल को यस करेंगे और मिलियंस को भी नो करेंगे। डेसिमल प्लेस को जितना देना चाहेंगे दे सकते हैं, और यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए ये शो कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे यस करेंगे या एंटर पर प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट करने के बाद इसका फीचर शो होने लगता है। यहाँ पर ऊपर लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शो मोर फीचर्स। यदि यहाँ पर सारे फीचर नहीं हो डिस्प्ले हो रहे हैं तो हम यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद ऑल फीचर को यस कर सकते हैं। हम इसको देख रहे हैं तो कई पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले अकाउंटिंग है, इसके बाद इन्वेंट्री, टैक्सेशन है, इसके बाद ऑनलाइन एसेस, पेरोल एंड अदर। ये सब क्या है कई पार्ट में फीचर को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमको आज सीखना है कि कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हमको नो करना पड़ेगा, जैसे अनेबल बिल बाय डिटेल को हम नो कर दे रहे हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं है। कॉस्ट सेंटर यस है, हमने यस कर दिया है। वैसे भी अगर यस है तो यस रहने देंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री को हम लोग क्या करेंगे नो कर देंगे। इसके अलावा जीएसटी वगैरह को भी नो कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन एसेस को नो करेंगे। यदि हमारा अगर यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नो है तो हमारा जो फीचर हो गया एक्सेप्ट। कॉस्ट सेंटर की एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे हम एक लेजर बना रहे हैं, जैसे मैंने एक सैलरी का लेजर बना दिया। जैसे सैलरी पेड करना है तो सैलरी अकाउंट या सैलरी का हमने एक लेजर बना दिया। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल देते हैं क्योंकि यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद स्किप करके बाहर निकलेंगे इससे और क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पर एंटर करेंगे। कॉस्ट सेंटर में आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने नाम डाल दिया राम, और इसको प्राइमरी में रखेंगे क्योंकि मैंने अभी कास्ट कैटेगरी को नहीं बनाया है, इसलिए मैं इसको प्राइमरी में डाल रहा हूँ। एक्सेप्ट
इसके बाद सुरेश, जैसे हमने कोई भी नाम दिया यहाँ पर सुरेश, इसके बाद शिवम, ऐसे कुछ नाम डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी एंट्री हम लोग करके देखेंगे। ये नाम पड़ गए, यहाँ पर हम लोग बाहर निकलेंगे इससे, इस इंटरफेस से हम लोग बाहर निकलेंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली में हम वाउचर पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? वाउचर पर। वाउचर में एंटर करेंगे। वाउचर का शॉर्टकट क्या है? वी है। हम इसको वाउचर को अगर वी प्रेस कर देंगे, अगर हमारा कर्सर कहीं पर भी है और वी प्रेस कर ले रहे हैं तो वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पेमेंट वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है, तो हमारा काम भी पेमेंट वाउचर में ही है, इसलिए हमने वाउचर चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? लेजर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लेजर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कौन सा लेजर है? सैलरी। जैसे हम यहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी वगैरह हम यहाँ पर एंटर कर दिए। एंटर करते ही यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पूछेगा, यानी सैलरी किसको किसको देनी है, इसका नाम हम यहाँ पर स्पेस के साथ जब प्रेस करेंगे तो नाम आएगा। जैसे हमने सुरेश को देना है 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद और कोई है शिवम, गलत हो गया है, ठीक ना, तो कोई बात नहीं, उसे दिक्कत नहीं है कि नाम चेंज कर दिया जाए। अगर नाम चेंज करना होगा तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज करने के लिए आएगा। हम इसका नाम कर दें राम कुमार। हम इसका नाम चेंज कर दिए। यहाँ पर जाइए, एक्सेप्ट करिए। अब देखिए हमने इसको Alt+C का यूज़, शॉर्टकट का यूज़ करके नाम को हमने चेंज कर दिया। अच्छा, मान लीजिए हमने सैलरी में सैलरी अकाउंट नहीं लिखा है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे कर्सर और कंट्रोल+ एंटर करेंगे। यहाँ पर सैलरी अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट अगर दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अकाउंट दिखा सकते हैं। फिर वही चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पर सुरेश, शिवम और राम कुमार को हम सैलरी पेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैश भी कर सकते हैं और बैंक के द्वारा भी कर सकते हैं। मान लिया हम बैंक के द्वारा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? कंट्रोल+ एंटर करके हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, अगर हम एक लेजर नया बनाना चाहते हैं तो Alt+C करेंगे तो एक लेजर नया बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हमने बैंक, जैसे इलाहाबाद बैंक का हम लेजर बना दिए यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर इसमें किस में डालेंगे? इसको बैंक में डालेंगे, बैंक अकाउंट में। यहाँ पर सेव करेंगे, नीचे तक सेव करते हुए आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? बैंक ले लेंगे। हमने कैश भी ले सकते हैं और यहाँ पर बैंक भी ले सकते हैं। यदि हमको लेजर या कॉस्ट सेंटर में कोई बदलाव करना है नाम में तो कंट्रोल+ एंटर का प्रयोग करेंगे। अगर नया हमको लेजर बनाना है तो Alt+C का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर डिटेल वगैरह देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट नरेशन बीइंग सैलरी पेड, हमने नरेशन लिख दिया बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, हमने सैलरी पेड कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर करते ही एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस वाउचर को हम देखने के लिए हमको पेजअप करेंगे। इनका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।